get started. Today we are going to revise what we have already read. Apart from that, let us have a look at some of the points either in word power, sino, and to one word idioms or grammar. Okay. Move on. Let us take a very common problem which has been asked in examinations many a time. बार बार एक पूछा जाने वाला प्रश्न है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से. जैसे यू ऑलरेडी नो टीम टीम jury and committee. There are so many words in this group. They are called collective nouns. क्योंकि टीम से क्या है, कई खिलाड़ियों का बोध होता है. जूरी से कई न्यायाधीशों का बोध होता है, के समूह का बोध होता है. और कमेटी से सदस्यों का बोध होता है. हाँ, तो ये इसको आप कलेक्टिव नाउन, क्या हो रहा है ये, इसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. द क्वेश्चन इज, प्रश्न ये है कि इन शब्दों के साथ या इन जैसे शब्दों के साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे या प्लूरल का प्रयोग करेंगे. अगर कोई प्रसंग पे निर्भर करता है, संदर्भ पे निर्भर करता है, ग्रामर के अनुसार संदर्भ पे निर्भर करता है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा. और इससे भी आप परिचित हैं. इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है. वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब है. डज क्या है, सिंगुलर वर्ब है. हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है. इज का प्लूरल क्या है, आर. वॉज का प्लूरल क्या है, वर. डज का प्लूरल क्या है, डू. हैज का प्लूरल क्या है. तो इनके साथ कब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और कब प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा. जैसे लेट मी राइट अ प्रॉब्लम. द टीम हैप्पी विद इट्स कैप्टन. टीम अपने कैप्टन से खुश है. अनदर प्रॉब्लम, द टीम फाइटिंग अमंग themselves. टीम के सदस्य आपस में लड़ रहे हैं. What two more problems? The jury given its verdict. न्यायाधीशों के खंडपीठ ने अपना निर्णय सुना दिया. The jury divided in
their opinion. Okay? ग्रामर क्या कहता है? ग्रामर कहता है कि अगर समूह के सदस्यों में सामंजस्य है, प्रेम है, सौहार्द है और एकता है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर उनमें वैमनस्य है, शत्रुता है, मतभेद है, लड़ाई झगड़े हैं, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। आप ये देख सकते हैं, द टीम हैप्पी विथ इट्स कैप्टन। इससे क्या लग रहा है? इससे क्या भाव? हाँ, सभी के बीच क्या है? सौहार्द है। तो जहाँ सौहार्द है वहाँ क्या है? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे आप, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए इज और आर में, तो क्या चुनेंगे आप? इज आप चुनेंगे, राइट। और यहाँ क्या है? टीम के सदस्यों में लड़ाई हो रही है, तो यहाँ क्या है? सौहार्द का अभाव है ना? तो यहाँ पे इज और आर में क्या चुनेंगे आप? आर चुनेंगे। यहाँ न्यायाधीशों के समूह ने ये इट्स बता रहा है कि एक निर्णय दिया है, इससे कंसेंसस का बोध हो रहा है। कंसेंसस जानते हैं ना? एक विचार, किसी विषय पर सहमति। तो सहमति जहां होगा वहां पे सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हैज और हैव में अगर आपको दिया जाए, हैव और हैज में चुनने के लिए, तो आप किसे चुनेंगे? हैज को चुनेंगे, राइट। और यहाँ पे डिवाइडेड है, बटे हुए हैं, तो यहाँ पे आप क्या चुनेंगे? हैव चुनेंगे। ओके। एक कंसेप्चुअल भी है, इस पे आधारित अगर कोई भी समस्या आए, किसी अन्य शब्द के साथ भी आए, लेकिन सामान्यतः टीम जूरी से ज़्यादा पूछता है। ओके, अंडरस्टूड? वुड यू लाइक टू राइट डाउन? यू कैन। चलें? अच्छा, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, प्रीव्यू। एक और प्रॉब्लम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे कुछ शब्द हैं, इन एडिशन टू, as well as, along with, या with, इन सभी शब्दों को आप कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन कहते हैं। ओके, जैसे आप कहते हैं, जैसे अगर आप कहें कि द प्रिंसिपल, ओके, along with the teachers,
प्राचार्य शिक्षकों के साथ हॉल में है। ओके, ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, और दोनों को आपने जोड़ रखा है अलॉन्ग विद से। ओके, जोड़ने का काम किया है। एक से अधिक व्यक्ति है, इतना तो तय है, प्रिंसिपल भी है और टीचर्स भी है। तो ग्रामर के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ग्रामर कहता है अगर यहाँ पे एंड रहता, अगर यहाँ पे क्या है एंड रहता तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता, अगर एंड रहता तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता। लेकिन अगर इन कनेक्टर्स का यूज करते हैं आप, इन एडिशन टू, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विथ, और भी बहुत कुछ है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर भी मैं नहीं कहिए, बल्कि जो पहला जो सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा, ये सेकंड है। अगर इसको आप पलट देंगे तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। अगर इसी को अगर आप ऐसे लिखते हैं, द टीचर्स along with the principal in the hall. ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा आर, यहां पे क्या होना चाहिए इस। महत्वपूर्ण है कि ये याद रहे, महत्वपूर्ण है कि ये याद रहे। ओके, एक चीज बताएं आप, जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, नन है या नो वन है, इन सभी शब्दों के साथ किस प्रकार के वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, सभी के साथ। और कौन सी परिस्थिति है कि प्लूरल का प्रयोग होगा, लेकिन सबके साथ नहीं। प्लूरल का जहाँ तक बात है वो केवल इसी के साथ हो सकता है। ईच का अर्थ क्या है प्रत्येक, एवरी का प्रत्येक, आइदर दो में से एक, नाइदर कोई नहीं, नन कोई नहीं, और नो वन भी कोई नहीं। ओके, इन शब्दों के साथ ये क्या करते हैं, टेक सिंगुलर, टेक अ सिंगुलर। ओके, लेट मी राइट some examples. Each boy has a bag. यहाँ हैव नहीं होगा ना, हैज होगा ना, हैज होगा ना, हैज सिंगुलर है ना, हैव प्लूरल है, तो हैज का प्रयोग होगा। दूसरा देखिए, every student does homework. प्रत्येक छात्र अपना होमवर्क करते हैं, यहाँ डज का प्रयोग होगा। ओके, सिंगुलर का प्रयोग। इसी प्रकार से अन्य के साथ भी यही होगा। लेकिन एक परिस्थिति, अच्छा अगर इसको ऐसे मैं लिखूं, इफ आई राइट दिस वे, ईच
and every student homework। तो यहां आप क्या यूज करेंगे, डू होगा या डज होगा, डू होगा या डज होगा, हैं? यहां डज होगा या डू होगा, ये एक अपवाद है। एंड से जुड़ने के बाद भी इसमें सिंगुलर ही लगता है, एंड से जुड़ने के बाद भी सिंगुलर लगता है। दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को जब आप जोड़ देते हैं तो प्लूरल वर्ब लगता है, एंड से जोड़ते हैं तब। लेकिन ये एक अपवाद में है, एक और जगह अपवाद में है ना। तो ओके, समझ गए। लेकिन दे ईच डन देयर वर्क। बताइए यहां पे हैज होगा या हैव होगा, हाँ हैव होगा, यहां पे हैव। अगर ईच को किसी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद लिखा जाए, बस एक ही स्थान पे, और जगह नहीं, अगर ईच का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के बाद करते हैं तो वर्ब अपने पूर्ववर्ती सब्जेक्ट के अनुसार होगा, इससे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हैव का प्रयोग होगा। डू गेट इट। क्यों नहीं होगा, ग्रामर क्या कहता है, अगर इन शब्दों के से जोड़ेंगे दो सब्जेक्ट को, दो सब्जेक्ट है ना, एक ये है और एक ये है, दो है ग्रामर, एक ये है कि ये है, तो ग्रामर क्या कहता है, अगर इन शब्दों से जोड़ेंगे तो वर्ब किसके अनुसार होगा, सॉरी पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहां सिंगुलर है इसलिए इज हुआ, यहां पे प्लूरल है इसलिए आर हुआ। डू फॉलो, इसको याद रखना है। ओके, लेट अस मूव। वेरी कॉमन थिंग, कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे मैं लिखता हूं, जैसे पुलिस है, कैटल है और पीपल है, लंबी लिस्ट, लेकिन इसमें से तीन आपका सबसे ज्यादा उपयोगी है। पुलिस है, कैटल है और पीपल है। पुलिस तो पुलिस ही लिखेंगे, कैटल मवेशी और पीपल लोग। ओके, इन तीनों को साथ अगर हमें विकल्प के रूप में चुनना हो, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे या प्लूरल का, तो ग्रामर कहता है सदैव इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, प्लस प्लूरल वर्ब। ओके, जैसे द पुलिस आर लुकिंग फॉर द criminal। नेक्स्ट वन, देखिए मैं गलत लिख रहा हूं, कैटल्स वर grazing in the field।
पहली बात तो है कि ये अपने आप में प्लूरल है, एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। कैटल अपने आप में प्लूरल है, एस की आवश्यकता नहीं है। ओके, और ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, एस होना आवश्यक नहीं है। ओके, गॉट इट। एक और कॉमन चीज, जैसे मैं लिखता हूं द प्लस पुअर, द प्लस रिच, रिच, तो आप बता सकते हैं कि इस पुअर का क्या अर्थ है, द रिच का क्या अर्थ है? राइट। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है। रिच भी एडजेक्टिव है, ओल्ड भी एडजेक्टिव है। ग्रामर कहता है कि इन एडजेक्टिव में द लगाने के बाद ये अब नाउन बन जाते हैं, और नाउन में भी प्लूरल नाउन हो जाते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा पुअर मैन, इसका अर्थ हो जाएगा रिच पीपुल, या रिच मैन भी कह सकते हैं। इसका हो जाएगा ओल्ड पीपल या ओल्ड मैन। वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल है, इसलिए प्लूरल। ओके, उदाहरण, द पुअर हम्बल, द ओल्ड वीक। इज और आर चुनना है आपको, तो आप क्या चुनेंगे? आर होगा, यहाँ पे आर लिखेंगे और यहाँ पे भी आर लिखेंगे। ओके, क्लियर? अब आइए एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। एडवर्ब तो जानते हैं क्या होता है? एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है। जैसे आप लिखते हैं मोहन ड्राइव्स केयरफुली, ये LLY वाला जो वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है। सामान्यतः LLY वाला वर्ड क्या होता है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे अगर आप केयरफुल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? केयरफुली ही होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वर्ब के बाद भी एडजेक्टिव लिखना पड़ता है। ओके, जैसे द फूड टेस्ट्स bitter, the rose smelt sweetly, ये जो दोनों वर्ब है टेस्ट, इसका क्या है? हमारे
5 सेंसेस से, जिह्वा भी क्या है, एक सेंस में से है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इन दोनों को सेंस वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंस वर्ब। ओके, इसमें लुक भी शामिल है, दिखना, देखना नहीं, दिखना। जैसे कहते हैं तुम उदास दिख रहे हो, तो यू लुक सैड होगा, सैडली नहीं होगा। उसी आधार पर ये सेंस वर्ब है। और ग्रामर कहता है कि सेंस वर्ब के बाद अगर कोई शब्द आता है तो उसे एडजेक्टिव होना चाहिए, उसे एडवर्ब नहीं होना चाहिए। एल वाई लगाने के उपरांत क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। एल वाई हटा दीजिए, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। द फूड टेस्ट बीटर, द रोज स्मेल्ड स्वीट, गुलाब का सुगंध मधुर लगा। डू यू गेट इट? एक और कम बता रहा हूं, ये वेरी जो होता है, वेरी और मच, दोनों का अर्थ बहुत है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखिए मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ी दूरी पर, कारण है एडजेक्टिव के पहले वेरी का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव के पहले वेरी का प्रयोग। कौन एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव है, जैसे गुड क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, गोज बिफोर पॉजिटिव डिग्री, जैसे गुड, बैड, टायर्ड, थका हुआ। आई एम वेरी टायर्ड, यू आर वेरी गुड, ही इज वेरी बैड। डू फॉलो? ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। और एक और बात है, अगर जिस एडजेक्टिव में ईडी लगा हो, जैसे यहां पे आपने देखा ना ईडी लगा हुआ है टायर्ड में, उसी तरह अगर आपको कहना है कि बहुत प्रसन्न है, अगर मैं एक वाक्य लिखता हूं, देखिए, आई एम मच प्लीज्ड, आई एम मच प्लीज्ड। ग्रामर कहता है ये गलत है, इसे क्या होना चाहिए? आई एम वेरी प्लीज। ये प्रॉब्लम स्टार है, कई बार पूछ चुका है। आई एम वेरी प्लीज्ड होगा, आई एम मच प्लीज्ड नहीं होगा। आई एम वेरी प्लीज्ड, उसी आधार पर देखिए दूसरा समस्या मैं बता रहा हूं, ये जो है ना कंपैरेटिव डिग्री में आता है। प्लस एक जगह और इसका यूज होता है जिसमें पैसिव भाव हो। पैसिव भाव समझते हैं? मतलब कि किया नहीं है, किसी अन्य ने किया है। पैसिव सेंस। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। यू आर वेरी बेटर। ग्रामर कहता है ये गलत है। कंपैरेटिव डिग्री में वेरी का प्रयोग नहीं होगा, मच का प्रयोग होगा। यू आर मच बेटर, यू आर मच बेटर, यू आर वेरी बेटर नहीं। बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। उसी प्रकार से देखिए, द सिटी, ये जो नगर है, लुक्स, दिख रहा है। कैसा दिख रहा है कि लोगों ने इसे बदल दिया, बदला बदला नजर आ रहा है। ये बदला थोड़े है, किसी ने बदल दिया है उसको, उसमें पैसे भाव छिपा हुआ है। द सिटी लुक्स वेरी वेरी चेंज्ड।
यहाँ पे भेरी के स्थान पर मच का प्रयोग। लेकिन परीक्षा उपयोगी में बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा हल्का सा एडवांस्ड है ये प्रॉब्लम वाला, लेकिन ये जो है ये कई बार पूछ चुका है, और ये है। सबसे ज़्यादा ये इसको पूछा है, उसके बाद ये वाला ना के बराबर पूछा है। ओके, आई एम वेरी प्लीज्ड होगा, बस इतना ही याद रखिए, प्लीज के साथ वेरी का प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम पूछे होगा। आई एम वेरी प्लीज्ड। एक ये जो टेंस में भी यूज करते हैं, येट और ऑलरेडी वाला, येट और ऑलरेडी वाली जो समस्या है, ऑलरेडी का क्या अर्थ होता है? ऑलरेडी का अर्थ की हिंदी आप क्या बता सकते? ऑलरेडी आप कहते हैं कि मैं पहले से ही तैयार हूँ, मैं पहले से ही तैयार हूँ, तो ऑलरेडी मैंने पहले ही काम कर लिया है। कहने के पहले, कोई बात कहने के पहले हो गया हो तो उसमें ऑलरेडी का प्रयोग होता है, और कोई कार्य कहने तक नहीं हुआ हो तो येट का प्रयोग होता है। येट, इसकी हिंदी है अब से पहले, बिफोर नाउ इसका अर्थ है, और एक है येट, अब तक। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों का अर्थ तो लगभग एक ही है, अब तक या आपसे पहले, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये सकारात्मक वाक्यों में यूज होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। और इसका प्रयोग, इसका निगेटिव और हाँ राइट, निगेटिव क्वेश्चन में करते हैं दो जगह। ऑलरेडी मीन्स अब से पहले, येट मीन्स अब तक। ऑलरेडी का प्रयोग आप सकारात्मक वाक्यों में करेंगे और येट का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में करेंगे। जैसे दे हैव, मैं गलत लिख रहा हूं, आप सही कीजिए। दे हैव फिनिश्ड द वर्क येट। क्या होगा? है कहाँ होगा? ऑलरेडी कहाँ रखेंगे? नहीं, ये भी देखो, इसको मिडिल में रखते हैं, किसमें? बीच में रखते हैं, और इसको एंड में रखते हैं, इसको एंड में रखते हैं। ये अंतर, ये भी अंतर है। तो यहाँ को दे हैव ऑलरेडी, इसको आप हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑलरेडी। डिफॉल्ट, दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क, दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। अगर नेगेटिव होगा तो कैसे होगा? लेट मी राइट, दे हैव नॉट ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। अब बताइए क्या गलती है? ऑलरेडी काट के लास्ट में हाँ, ऑलरेडी यहाँ हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? येट लिख देंगे, तो वापस शुरू हो जाएगा। ओके, क्लियर? एक और चीज जो बहुत सामान्य है, आपने पढ़ा भी होगा पहले, फॉर और सिंस में अंतर बताइए। फॉर और सिंस में क्या अंतर है? फॉर और सिंस, फॉर का प्रयोग कब करते हैं? निश्चित, मतलब कुछ
थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि आप बना सही लीजिएगा, बता नहीं पा रहे हैं। अवधि के लिए, अवधि समझते हैं ना? अरे 10 घंटा क्या है, एक अवधि है। 2 साल, 5 साल, 10 साल क्या है, अवधि है। लेकिन जब आप कहते हैं 2 बजे तो पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु है। जब आप कहते हैं सोमवार तो समय बिंदु है। और सरल में याद रखिए ना, जहाँ पे कैलेंडर का, घड़ी का यूज करते हैं वहाँ सेंस का यूज करते हैं। कैलेंडर और घड़ी जहाँ आ जाएगा वहाँ सेंस आ जाएगा। जहाँ कैलेंडर घड़ी का प्रयोग सामान्यतः नहीं करते हैं, इसको लिख लीजिए पीरियड में, पीरियड, और ये पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, उदाहरण, she has been cooking morning. क्या होगा? मॉर्निंग का सुबह से लेकर सीन्स ना भाई, सुबह एक निश्चित समय पे ना आरंभ होता है। इंग्लिश में रात 12 बज जाती है तो उसके बाद सुबह हो जाती है अंग्रेजी में। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, सेंस का प्रयोग होगा, सेंस का प्रयोग होगा। ओके, और यहाँ देखिए, शी हैज बीन कुकिंग 4 hours, 4 घंटे से खाना बना रही। फॉर हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। अवधि है, 4 घंटा क्या है, अवधि है। 4 दिन क्या है, अवधि है। 4 साल क्या है, अवधि है। 4 मिनट क्या है, अवधि है। 4 दशक क्या है, अवधि है। 4 शताब्दी क्या है, अवधि है ना। जन्म से ही वहाँ क्या लग जाएगा, सेंस लग जाएगा। जन्म किसी निश्चित समय पे होता है ना, जन्म से ही तो सेंस बर्थ, सुबह से ही तो सेंस मॉर्निंग, शाम से सेंस इवनिंग, और उसी प्रकार से जब से विवाह हुआ तभी से सेंस मैरिज। पिछले सप्ताह से तब क्या होगा, सिंस लास्ट वीक। निश्चित है इतवार को समाप्त हो गया हो, सिंस लास्ट वीक। हालांकि अंग्रेजी में फॉर द लास्ट वीक भी होता है, उसका अर्थ दूसरा कुछ होता है, उसका अर्थ होता है 7 दिन। एनीवे, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, ये सरल है, इसको याद रखना सरल है, इसलिए मैंने इसको बताया। और इससे जुड़ी एक समस्या मैं बता देता हूँ ग्रामर में, जो बार बार पूछता है। कौन ठीक है पूछ दे, आपसे भी इसी परीक्षा में पूछ दे। जैसे आई एम रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या एरर है? नहीं, सीन्स की बात नहीं, उधर ध्यान नहीं जा रहा आपका। हाँ राइट। जब आप फॉर और सिंस लगाएंगे तो वाक्य परफेक्ट में होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और आपने लिख दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये ध्यान में रखना है, ये फॉर जो है ये जहाँ लगेगा या सिंस जहाँ लगेगा, वाक्य को किस टेंस में होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैव बीन होना चाहिए या हैज बीन होना चाहिए या हैड बीन होना चाहिए। डू फॉलो? तो यहाँ पे यहाँ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours।
अगर मैं लिखता हूँ सॉरी आई कैन बी एबल टू हेल्प यू, क्या गड़बड़ है? सर कैन के साथ एबल नहीं आता है। हाँ, दोनों का अर्थ एक ही है। कैन मतलब भी सकना, बी एबल टू मतलब भी सकना, तो दोनों में से आप एक ही का प्रयोग कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू या आई एम एबल टू हेल्प यू। कैन के साथ बस इतना याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कैन के साथ एबल टू का प्रयोग नहीं होता है, बस इतना ही। ओके, स्पष्ट है? दूसरा देखिए, हाँ, एक सामान्य प्रॉब्लम है, एक साधारण प्रॉब्लम देखिएगा। ये कैन जो है, कैन और नॉट को साथ में लिखते हैं, इस पे ध्यान देना। सबको अलग अलग लिखते हैं, लेकिन कैन और नॉट को एक साथ। मे और नॉट को मे अलग लिखेंगे, नॉट अलग लिखेंगे। विल और नॉट को अलग लिखेंगे, विल अलग लिखेंगे, नॉट, लेकिन कैन नॉट लिखते हैं। थोड़ा सा सीनों में देखते हैं, सिनोनिम्स में। आइए कुछ शब्द देखते हैं। VANITY, वैनिटी, जानते हैं इस शब्द को? वैनिटी का अर्थ होता है घमंडी। वैनिटी मीन्स, हाँ, कंसीट, कंसीट। इसको आप साधारण में एरोगेंस, और इसका विपरीत हो जाएगा ह्यूमिलिटी, विनम्रता। वैनिटी मीन्स घमंड, और इसका विपरीत हो जाएगा विनम्रता। ओके, उसी प्रकार से वाइस, VICE, वाइस है। एक और अर्थ बताइए, वाइस का है एक और अर्थ है पाप। पाप, पाप और पुण्य होता है, सिन, ऐसा ही सिन, इसका विपरीत होता है। नहीं सॉरी, मैंने विपरीत लिखा ना, सॉरी। और इसका विपरीत होता है वर्चू, वर्चू, नेकी, है ना, सद्गुण, पुण्य, पुण्य, ये हो जाएगा VIRTU, वर्चू। और पारदर्शी का क्या होता है? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, राइट। ट्रांसपेरेंट,
ल्यूसिड, याद है ना? क्लियर नहीं होता है इसमें। हाँ, राइट। ट्रांसपेरेंट, और क्या उल्टा? ओपेक, राइट। अपारदर्शी, बार बार पूछा जाने वाला वर्ड है, वही मैं अभी देख रहा हूँ, जो सामान्य शब्द हैं। उसके बाद आइए, हाँ, रिपल्सिव, हाँ याद है। अनअट्रैक्टिव, रिपल्सिव, अनअट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव, ओके। जो व्यक्ति कम बोलता है, जो व्यक्ति कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा, वन वर्ड में भी है, जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है, हाँ, गैरुलस, गैरुलस एक और वर्ड है, और भी वर्ड है, टॉकेटिव बोल सकते हैं। हाँ, टॉकेटिव बोल सकते हैं, और भी वर्ड है। एक कॉमन है जो परीक्षाओं में पूछता है। एनीवे, अभी छोड़ो। गैरुलस वाचाल, और जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? गैरुलस, टॉकेटिव। लोकेसस है, वो भी ज्यादा बोलने वाला। चलिए वही लिख देता हूँ, लोकेसस, ज्यादा बोलना। एंड विपरीत क्या हो जाएगा कम बोलने वाले के लिए? लिख देता हूँ, रेटिसेंट, रेटिसेंट, कम बोलने वाले। आइए, रिप्रूफ, रिप्रूफ, वो वाला प्रूफ नहीं एकदम संबंध नहीं है उससे। रिप्रूफ मीन डांट, डांट, किसी को डांटते हैं ना। डिसअप्रूवल, अस्वीकृति, डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल। एंटो है अप्रूव, अप्रूवल। हाँ, चोटी का बताइए, चोटी, हाँ ओके। और उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्या है? जेनीथ, जेनीथ, शिखर, शिखर, उच्चतम बिंदु, जेनीथ, बहुत ज्यादा पूछे हुआ है, कभी भी कहीं पूछ सकता है ये किसी परीक्षा में। जेनीथ, जिसको इन्होंने कहा अपेक्स, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, पिनेकल, समिट, वर्टेक्स। मैं लिख देता हूँ, पिनेकल लिखता हूँ, ये भी पूछा हुआ है, पिनेकल, चोटी, एल है, एल है, PINNACLE, और इसका एंटो बताइए। बॉटम, हाँ, लेकिन पूछा जाने वाला बताइए। बॉटम तो आप सब जानता है, लिख देता हूँ, NADIR, नेडियर, नेडियर। बहुत ज़्यादा पूछो, ये भी हाई ड्यूटी है और ये भी हाई ड्यूटी है, बहुत ज़्यादा पूछे हुआ है दोनों। NADIR, नेडियर, NADIR, नेडियर। एक और वर्ड है, लक्रेटिव,
लक्रेटिव। कोई ऐसी नौकरी, कोई ऐसा कार्य जिसमें खूब लाभ हो, उसको लक्रेटिव कहते हैं, खूब पैसा मिलता हो। लक्रेटिव जॉब, प्रॉफिटेबल जॉब, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, एंटो हो जाएगा अनप्रॉफिटेबल, लिख लीजिए, ये सब तो लिख लेना चाहिए, ये सबों को लिख लीजिए। विशाल, ठीक है, और भी कुछ बताइए। विशाल, विशाल, जाइगैंटिक, ह्यूज, एंटो, टाइनी, एकदम छोटा सा। इंजेनुअस, इंजेनुअस, एक और है इंजीनियस, दोनों में अंतर है। इसका अर्थ है फ्रैंक, इसका अर्थ है क्लेवर, चालाक। थोड़ा सा अंतर हुआ यू और आई में, ये देखिए अंतर हो गया। इंजेनुअस फ्रैंक, इंजीनियस चालाक। फिट, टी टी एस, अनरियल, अवास्तविक, एंड टू रियल, वास्तविक। एक वर्ड है डेफर, इसका अर्थ जानते हैं? डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मीन्स आदर देने वाला, किसी को आदर देता है उसे डिफरेंशियल कहते हैं, और जो आदर नहीं देता है, किसी का सम्मान नहीं करता है, उसे डिसरिस्पेक्टफुल कहते हैं। डिफरेंशियल, रिस्पेक्ट अपोजिट, डिसरिस्पेक्टफुल। एक और वर्ड है डर्थ, ये तो याद होगा आपको, डर्थ, डर्थ, डर्थ मीन्स कमी, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी। और इसका अपोजिट क्या होगा? अबंडेंस, प्रचुरता, एम्पलनेस, अबंडेंस, प्रचुरता।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS में कुछ देखते हैं। एक लंबी समय हो गया, लंबी कविता को क्या कहते हैं? जैसे महाभारत है, महाकाव्य को क्या कहते हैं? अ लॉन्ग पोएम, अ वेरी लॉन्ग पोएम, अ वेरी लॉन्ग पोएम, उसको कहते हैं EPIC, एपिक। उसे क्या कहते हैं? एपिक कहते हैं। महाकाव्य, हिंदी में क्या कहते हैं? महाकाव्य। ये क्या होता है? एस्पिनाज। एस्पिनाज क्या होता है? एस्पिनाज जासूसी, जासूसी लिख लीजिए, जासूसी। और कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना, सॉरी DER, डेरेलिक्शन। हाँ, कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना, लापरवाही, कर्तव्य में लापरवाही, डेरेलिक्शन। दो और देखते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। वह व्यक्ति जिसके पास खाने पीने या किसी प्रकार की सहायता नहीं हो, बेघर बेसहारा सब हो, उसको डेस्टिट्यूट कहते हैं। डेस्टिट्यूट कहते हैं, बेघर बेसहारा। और वह स्थान जहाँ पे महिलाएं अपने बच्चों को रख देती हैं, जब वो कार्य पे चले जाती हैं और लौट कर फिर अपने बच्चे को ले आती है, जहाँ पे बच्चों का देखभाल किया जाता है, उसे क्या क्रिश कहते हैं। CRECH, क्रिश। ओके, क्रिश कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक।